तो स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ शुरुआत करते बुलेटिन की। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दे दी गई है। वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया है। शनिवार को नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद रायपुर लौटे पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के प्रभारी बदले जाने पर कहा कि कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभार मिला है, सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभार मिला है। वहीं सचिन पायलट का स्वागत करता हूं, युवा नेता हैं, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा। इसके अलावा पूर्व सीएम ने बताया कि दिल्ली में नेशनल अलायंस कमेटी की बैठक में प्रारंभिक चर्चा हुई है। जिन राज्यों में गठबंधन होना है उनके प्रदेश में नेता से चर्चा होगी और फिर हाईकमान से उससे अवगत कराया जाएगा। तो पार्टी के अंदर की बात है, मुझे जानकारी नहीं उस बैठक में क्या क्या हुआ। और पार्टी के भीतर में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है और पार्टी का मंच होता ही इसलिए। अब मुझे उसके बयान की जानकारी नहीं है, जानकारी होने पर मैं बात करूंगा। आज कांग्रेस के अलायंस टीम की बैठक हुई और इसमें अशोक गहलोत जी, मुकुल वासनिक जी, मोहन प्रकाश जी और मैं उसमें शामिल थे और प्रारंभिक चर्चा हुई और बहुत जल्दी उसमें जो अलायंस पार्टियां हैं उनसे चर्चा के पहले जिन जिन राज्यों में गठबंधन होना है उन राज्यों के जो प्रदेश के नेता हैं उनसे चर्चा होगी और हाईकमान से उसे अवगत कराया जाएगा। उसके बाद फिर आगे बात होगी। इधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम विष्णुदेव साय की मुलाकात हुई। इस दौरान प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। सीएम विष्णुदेव साय शनिवार को प्रधानमंत्री आवास में 7 लोक कल्याण मार्ग पर पहुंचे। आपको बता दें, पीएम मोदी के बंगले में बने मुलाकात कक्ष में तीनों ने कुछ देर चर्चा की। वहीं सीएम साय ने पीएम को सरकार के गठन, पहली कैबिनेट में 18 लाख गरीबों को आवास देने और मंत्रिमंडल के गठन जैसे प्रदेश सरकार के ताजा अपडेट दिए हैं। इसके बाद सीएम साय और दोनों डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। वहीं शनिवार को इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुबह नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति निवास पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान राज्य के उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद थे। ये मुलाकात सरकार बनने के बाद एक औपचारिक मुलाकात रही। उपराष्ट्रपति ने इस दौरान तीनों नेताओं को बधाई भी दी। शपथ ग्रहण करने के पश्चात प्रथम बार हम लोग तीनों आए हैं। हमारे साथ हमारे डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, श्री विजय शर्मा जी हैं और सौजन्य मुलाकात हम लोग सवेरे से कर रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात किए हैं, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी से मुलाकात किए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात किए, फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात की, अभी रेलवे मंत्री से मुलाकात किए हैं और सबने मार्गदर्शन हम लोग को दिया है। पिछले 5 वर्षों तक छत्तीसगढ़ में विकास का काम रुका रहा, लेकिन अब खुशी की बात है कि अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। छत्तीसगढ़ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जिताया है और अब डबल इंजन की सरकार बनने से जितने भी विकास के काम रुके हुए हैं वो तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। सारे काम तेजी से होंगे। यही सब मार्गदर्शन और ये सौजन्य मुलाकात था। इधर छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है, लेकिन मंत्रिमंडल में कई वरिष्ठ नेता शामिल होने से चूक गए। इसे लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। कांग्रेस जहां वरिष्ठ नेताओं को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा सत्यनारायण शर्मा और धनेंद्र साहू की याद दिला रही है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में।
छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार में कई बड़े चेहरे मंत्री बनने से चूक गए हैं। अजय चंद्राकर हों या अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक हों या राजेश मूणत, रेणुका सिंह, गोमती साय, विक्रम उसेंडी, लता उसेंडी जैसे कई सीनियर नेता मंत्री नहीं बन पाए। और तो और जिन नेताओं को सांसद रहते हुए विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, उन्हें भी मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। हालांकि अब तक किसी नेता का दर्द उभर कर सामने नहीं आया है, लेकिन कांग्रेस और भाजपा के बीच घमासान है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बीजेपी पर वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। जवाब में मंत्री केदार कश्यप उन्हें सत्यनारायण शर्मा, धनेंद्र साहू, अमितेश शुक्ल, अरुण बोरा जैसे नेताओं की याद दिला रहे हैं, जो कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री बनने से चूक गए थे। केदार कश्यप कहते हैं, कांग्रेस सरकार में तो यह स्थिति थी कि उप मुख्यमंत्री की बात कलेक्टर नहीं सुनते थे। भाजपा में तो सभी नेताओं का सम्मान है। देखिए, इसमें रेणुका सिंह जी की लोकसभा से विधानसभा लड़ाए, उसको भी कुछ नहीं मिला। फिर गोमती साय को भी सांसद से आपने विधानसभा लड़ाया, उसको भी कुछ नहीं मिला। फिर आप देखेंगे कि अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, धर्मजीत सिंह, फिर उसके बाद आ जाइए राजेश मूणत, फिर अजय चंद्राकर, फिर विक्रम उसेंडी, तमाम सीनियर लीडर है, उसको दरकिनार कर दिया गया। हम सभी उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे और सीनियर नेता में तो हमारे बहुत सारे सीनियर नेता अभी मंत्रिमंडल में है ही। आने वाले समय में उनको यथोचित सम्मान और विधायक तो बने ही है। और जहां तक कांग्रेस पार्टी कह रही है, तो कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। यदि वो पुराने और अनुभवी की बात करते हैं तो सत्यनारायण शर्मा जी की क्या स्थिति थी, धनेंद्र साहू जी की क्या स्थिति, अमितेश शुक्ला जी की क्या स्थिति थी। ऐसे कितने नेता हैं जिनको उन्होंने दरकिनार रखा। और तो और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार तो किया ही, उनको अपमानित करने का काम किया। और जिनको लिया उनको किस तरीके से बेइज्जत करते रहे, चाहे मोहन मरकाम हो, चाहे वो टीएस सीधे हो, ऐसे कई नाम हमारे सामने में है। छत्तीसगढ़ में सरकार कांग्रेस की हो या भाजपा की, दोनों ही सरकारों में नए और युवा वर्ग को तरजीह देने के लिए पुराने चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए गए। लेकिन तय है कि भाजपा के दिग्गज नेता किसी नई भूमिका में जरूर नजर आ सकते हैं। कांग्रेस भी अपने वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा के मुकाबले में उतार सकती है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ के महामुकाबले में जीत के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। अब लोकसभा चुनाव में पार्टी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने जा रही है, ताकि पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन खराब रहा, उसे इस बार दुरुस्त किया जा सके। दूसरी ओर जहां कांग्रेस भी इस बार लोकसभा में नए चेहरों पर दांव खेलने की तैयारी में जुटी हुई है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सत्ता में रही भाजपा को 2018 में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन 2019 में ही लोकसभा की 11 में से 9 सीटें जीतकर भाजपा ने हार का हिसाब बराबर कर दिया। अब भाजपा ने राज्य की सत्ता में वापसी कर ली है। ऐसे में लोकसभा की सभी 11 सीटों पर पार्टी की नजर है। डबल इंजन की सरकार के कामों और मोदी की गारंटी के भरोसे भाजपा लोकसभा चुनाव में भी कमल खिलाने का दावा कर रही है। दूसरी ओर कांग्रेस इस बार बदली हुई रणनीति के साथ मैदान में होगी। हार के सदमे से उबर रही पार्टी नए चेहरों की तलाश कर रही है, वरिष्ठ नेताओं को चुनाव लड़ाने की सोच रही है। PCC चीफ दीपक बैज का कहना है, इस बार कांग्रेस के पक्ष में अच्छा परिणाम आएगा। दूसरी ओर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंत्री केदार कश्यप कहते हैं, इस बार लोकसभा में हम सभी सीट जीत कर आएंगे। कांग्रेस को छत्तीसगढ़ की जनता ने नकार दिया है। अभी लोकसभा चुनाव के लिए समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी हर जनप्रतिनिधि को, हर लड़ने वाले को अवसर प्रदान करती है और निश्चित तौर पे जो भी होगा हमारे छत्तीसगढ़ के 11 के 11 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। लगातार समीक्षा हो रही है। कल भी थोड़ा सा हुआ और आज भी दिन भर हमारी बैठकें हैं। संभवतः आज 4 बैठकें हैं। हम लोग सचिव, संयुक्त सचिव, जिला अध्यक्ष सभी लोगों को बुलाए हैं PCC में और छोटी छोटी
4 बैठकें, तो लगातार बैठकें कर हम लोग परिणाम की समीक्षा कर रहे हैं और आने वाला समय में पार्टी की मजबूती और लोकसभा चुनाव के लिए भी उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा में पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं। वहीं हार के बावजूद कांग्रेस लोकसभा की अधिकतर सीटें जीतने की बात कह रही है। वैसे राज्य निर्माण के बाद लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कभी भाजपा से आगे नहीं निकल पाई है। इस बार 24 के चुनाव में क्या होगा, यह देखना दिलचस्प होगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इधर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के बाद शनिवार को मैराथन समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में हार को लेकर पदाधिकारियों का गुस्सा भी फूटा है। पूर्व विधायकों के आंसू भी छलक पड़े। वहीं आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धैर्य से सबकी बात सुनते रहे। अंत में सभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भिड़ने की अपील भी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार को लेकर मचे रार के बीच पहली बार कांग्रेस के जिम्मेदारों ने हार के कारणों की समीक्षा की। लगातार 4 बैठकें कर हार के कारणों को समझने की कोशिश हुई। संयुक्त महामंत्रियों और सचिवों की पहली ही बैठक में पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का काम नहीं होने को लेकर बैठक में मौजूद PCC चीफ दीपक वैज के सामने जमकर भड़ास निकाली। वहां मौजूद पूर्व मंत्री प्रेम साह से टेकाम भी गुस्से का शिकार हुए। 2 टूक लहजे में पदाधिकारियों ने कह डाला, 2 से 4 लोगों को अरबपति बनाने के लिए हमने 15 साल संघर्ष नहीं किया था। महापौर और MIC सदस्यों पर बगावत और भीतरघात का आरोप भी लगा। साथ ही कई जिला अध्यक्षों पर भी आरोप लगे। हार पर पूर्व विधायक चन्नी साहू और शकुंतला साहू के आंसू छलक पड़े। अब बिल्कुल मन के गुबार निकले सबके, कुछ के हंसियों में, किसके आंसुओं में। निश्चित ही इस विषय पर चर्चा भी हुई है। हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से बातें रखी है कि आज 22 विधायकों की टिकट अगर नहीं कटे होती तो निश्चित ही सरकार आती। गंभीरता से लिया है और आगे क्या निर्णय लेते हैं अध्यक्ष जानेंगे। नहीं, वैसी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग कम उम्र में विधायक बने हैं, इमोशनल हुए हैं, क्योंकि हम लोग सब एक साथ हुए हैं तो एक दूसरे बात चर्चा कर रहे थे, तो चर्चा के दौरान कुछ ऐसे बात आ गए थे, उससे इमोशनल हुआ है। और मैं तो बोलती हूँ कि टिकट कटने में सब लोग रोए होंगे, पर मैं बस कभी नहीं रोई हूँ। हमारे कुछ पदाधिकारियों को बोलने का हम लोगों ने मौका दिए, अपनी बातें रखे, अच्छा सुझाव आया, कुछ कमी भी अगर रह गई वो भी बात आई, और आगे पार्टी को कैसे मजबूत करना है, ये दोनों बातें आई है और अच्छा सुझाव भी आया है। कांग्रेस में हार के बाद से ही समीक्षा की मांग हो रही थी। अब प्रदेश स्तर पर तो समीक्षा की शुरुआत कर ही दी गई है। जिले और विधानसभा स्तर पर भी जिले के प्रभारी बैठकें करेंगे। ऐसे में जाहिर है कि हार को लेकर आक्रोश और शिकवा शिकायतों का दौर आगे भी जारी रहेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव के बाद एक बार फिर धान और किसान का मुद्दा गर्म है। आपको बता दें, विधानसभा सत्र के बाद कांग्रेस ने धान की कीमत को लेकर मोर्चा खोल दिया है। PCC चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी का आदेश जारी करने की मांग की है। देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी जारी है। अब तक प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसान 48 लाख मीट्रिक टन धान बेच चुके हैं। यूं तो पूरे चुनाव के दौरान धान और किसान का मुद्दा गरमाया रहा, लेकिन भाजपा सरकार बनने के बाद एक बार फिर धान की कीमत का मुद्दा गर्म है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र मोदी की गारंटी में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान 3100 रुपए की दर से खरीदने का वादा किया था। किसानों को एक मुश्त भुगतान करने की बात भी कही थी, लेकिन प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी को छोड़कर अब तक धान की कीमत को लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। यही वजह है PCC चीफ दीपक बैज ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने मांग की है कि तत्काल 3100 रुपए में धान खरीदी का आदेश जारी किया जाए। दीपक बैज ने अब तक आदेश जारी नहीं किए जाने को लेकर सवाल भी उठाए हैं। पूर्व मंत्री और भाजपा नेता राजेश मूणत ने दीपक बैज के बयान पर पलटवार किया है।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने जो कहा है वह करेगी। 31 रुपए प्रति क्विंटल में ही धान की खरीदी होगी। दीपक बैज इसकी चिंता ना करें। मुख्यमंत्री बनने के बाद कल मंत्रिमंडल भी गठन हुआ, उसके बाद अभी तक सिर्फ 21 कुंटल खरीदी का शासन ने निर्देशित किया है, लेकिन 3100 देने का शासन से अभी तक कोई आदेश किसानों के लिए नहीं मिला है, न शासन ने आदेश जारी नहीं किया है, जिससे किसान लगातार चिंतित हैं और किसान आत्महत्या की। भाजपा ने स्पष्ट कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री ने साफ साफ कह दिया है, 3100 रुपए में और 2100 रुपए 21 कुंटल धान खरीदने का फरमान जारी हो गया है। सरकारी आदेश भी उनके पास पहुंच जाएगा इसमें, किंतु परंतु कांग्रेसियों को पेट में दर्द क्यों होता है इतनी जल्दी? अरे 5 साल में जनता को बेवकूफ बनाए, कोई योजना पूर्ण नहीं की, और अभी सरकार को शपथ ले 5 दिन नहीं हुए, इतनी ज्यादा हाई तो हमारे चलने लग गए। छत्तीसगढ़ की सियासत में धान और किसान का मुद्दा हमेशा सबसे ऊपर होता है। धान खरीदी के बीच एक बार फिर सियासी दल आमने सामने हैं, लेकिन सियासी वार पलटवार से अलग किसानों को धान की कीमत को लेकर आदेश जारी होने का इंतजार है। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि किसानों का इंतजार जल्द खत्म होगा। रायपुर से IANS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ में नई सरकार के मुखिया विष्णुदेव साय प्रशासनिक कामकाज को लेकर बेहद सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में पेंडिंग राजस्व प्रकरणों की संख्या को लेकर नाराजगी जाहिर की है। दरअसल प्रदेश भर में करीब 1,53,000 राजस्व प्रकरण लंबित हैं। आपको बता दें, सीएम साय ने अफसरों को लंबित राजस्व मामलों को जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इधर छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मसले पर एक बार फिर सियासी बयानबाजी की शुरुआत हो गई है। दरअसल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीएम विष्णुदेव साय को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने वादे के मुताबिक 3100 रुपए में धान खरीदी का आदेश जारी करने की मांग की है। पत्र में उन्होंने जिक्र किया है कि सरकार गठन के बाद अब तक आदेश जारी नहीं हो सका है, ऐसे में किसान बेहद परेशान हैं। वहीं इधर राजेश मूणत ने दीपक बैज के खत को लेकर तंज भी कसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसान हितैषी होने का ढोंग करती है, कांग्रेस नेता सिर्फ गांधी परिवार के हितैषी हैं। हाँ, अभी तुरंत प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते पत्र लिख रहे हैं, ताकि धान खरीदी लगभग 1.5 महीने से अधिक हो चुकी है, प्रक्रिया चल रही है, धान खरीदी चल रही है, लेकिन अभी तक शासन मुख्यमंत्री बनने के बाद कल मंत्रिमंडल भी गठन हुआ, उसके बाद अभी तक सिर्फ 21 कुंटल खरीदी का शासन ने निर्देशित किया है, लेकिन 3100 देने का शासन से अभी तक कोई आदेश किसानों के लिए नहीं मिला है, न शासन ने। इधर पलायन के लिए विख्यात हो चुके महासमुंद जिले से इन दिनों फिर मजदूरों का पलायन शुरू हो चुका है। आपको बता दें, विडंबना है कि श्रम व पुलिस विभाग को सब जानकारी होते हुए भी कुंभकर्णी नींद में यहां पर लोग सोए हुए हैं। महासमुंद रेलवे स्टेशन पर कुछ मजदूर एक पेड़ के नीचे रात्रि में बैठे थे और सोच रहे थे कि कैसे अपने मंजिल तक पहुंचे। पुरुष, महिला व बच्चे मिलकर इनकी संख्या 15 है और ये बागबाहरा विकासखंड के तेंदू बहरा के रहने वाले हैं। आपको बता दें, इनको खट्टी नर्रा का मजदूर दलाल तीर्थ पटेल यहां पर रायपुर भेज रहा था, फिर रायपुर से इन्हें उत्तर प्रदेश ले जाया जाता, पर महासमुंद पुलिस ने इन्हें रेलवे स्टेशन पर उतार लिया और इनसे पूछताछ कर भोजन कराया, फिर रेलवे स्टेशन लाकर छोड़ दिया। इससे कहा कि आपके सरदार से बात हो गई है। बता दें, श्रम विभाग के अधिकारियों के कुंभकर्णी नींद के कारण मजदूर ठेकेदार बिना लाइसेंस व सूचना दिए ही हजारों की संख्या में मजदूरों को यहां से ले जा रहे हैं। भारत से आए हो, नाम हाँ आसरा में के जन हो? हमन हाँ लोग लड़का करके 15 जन। 15 जन। महासमुंद में कैसे उतरे हो तुम? पुलिस वाला मन है उतारी है। महासमुंद पुलिस वाले मन? हाँ। का बोल के उतारी से? काका लेवरों के उतारी है। और पुलिस वाले मन कहाँ है?
ओमन हाँ अभी नहीं छोड़ के जैन है। और कौन नहीं आए पुलिस वाला? आ रहे हैं छोड़ के जैन है। पलायन मजदूरी के लिए लोग जब रोजगार नहीं मिलता है तो दूसरे गांव में, दूसरे ज़िले में, दूसरी तहसील में, दूसरे प्रदेश में, यहाँ तक कि लोग विदेशों में भी पलायन करते हैं रोजगार के संबंध में। पुलिस के इसमें बड़े सीमित अधिकार हैं। अगर कोई ज़बरदस्ती उनको लेके जा रहा है तभी पुलिस कोई कार्रवाई करती है। चलिए अब बात करें कोरबा की, तो आपको बता दें मंत्री के कार्यक्रम के दौरान यहां पर मंच गिरा है। मंच टूटने से आपको बता दें मंत्री लखनलाल देवांगन यहां पर गिरे हैं। वहीं विधायक संघ खड़े होने की मची थी, यहां पर लगातार होड़ मची हुई थी। बड़ी संख्या में मंच पर कार्यकर्ता चढ़े हुए थे। मंत्री लखनलाल देवांगन को लड्डुओं से तौलते वक्त यह हादसा हुआ है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से यहाँ पर मंच गिर गया है। कार्यक्रम के दौरान यह मंच गिरा है। मंच गिरने से यहाँ पर मंत्री भी गिरे हैं, आप देख सकते हैं। विधायक संघ यहाँ पर खड़ी होने के लिए लगातार होड़ मची थी। कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर खड़े होने के लिए यहाँ पर होड़ मचा रखा था कार्यकर्ताओं ने, और मंत्री को लड्डू से तौला जा रहा था जिस वक्त ये हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन छिंदवाड़ा जिले की 7 सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा और अब हार की समीक्षा के बीच भाजपा में गुटबाजी देखने को मिल रही है। बता दें छिंदवाड़ा में कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़े बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह पर छवि खराब करने का आरोप लगाया है और 4 लोगों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें कि विवेक बंटी साहू बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी हैं। विवेक बंटी साहू को लेकर 2 दिन पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली गई थी, जिस पर विवेक बंटी साहू ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए भ्रामक जानकारी फैलाकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व मंत्री मुझे गोली मार दे लेकिन जनता की सेवा करने से नहीं रोक सकते, वही राजनीति करने से नहीं रोक सकते। वहीं अपनी ही पार्टी के नेता के आरोप पर पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह का कहना है कि सोशल मीडिया पर चल रही पोस्ट से मेरा लेना देना नहीं है। मेरा मूल ये है कि जनता का सहयोग करूं, गरीबों की मदद करूं, इसलिए मैं राजनीति में आया। तो मेरा चंद्रभान जी से और उनके लोगों से निवेदन है, अगर आप मुझे राजनीति से रोकना चाहते हो तो मुझे गोली मार दो आप, लेकिन इस तरीके से मेरे चरित्र का हनन करके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ही उजागर हो रहे हो और आज मैं, मेरा परिवार, मेरी पत्नी यहाँ थाने में आई, कभी आई नहीं। हम लोग कितने आहत हैं। देखिए, एक तो पहली बात, अगर कोई इस प्रकार का चरित्र हनन का कर रहा है तो वो खराब बात है। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है, पुलिस जांच करे और कार्रवाई करे। हम किसी के चरित्र हनन के कोई पक्षधर आदमी नहीं भैया। ये तो मैं तो जन्मजात जनसंघी हूँ, जनसंघ में पैदा हुआ। मेरी 4थी पीढ़ी काम कर रही है। इसको तो 2008 में भारतीय जनता पार्टी में आए ये, और जब बंटी भैया भाजपा में आए तो 3 चुनाव में 13 का विधानसभा, 14 का लोकसभा और 18 के विधानसभा में दारू बांटते, पैसे बांटते, कांग्रेस का काम करते सबने पकड़ा है। तो श्री विवेक बंटी साहू जी उपस्थित आके एक शिकायत पत्र दिए हैं और उनके द्वारा शिकायत की गई है कि कुछ कथित लोगों द्वारा जो है उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है और इस पे कोई षड्यंत्र है, ऐसा उनका कहना है। इस पे पूरी जांच की जा रही है। वो आवेदन हमने रिसीव कर लिया है और जिन लोगों द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जा रहा है बगैर तथ्यों के आधार पे, ये जो किसी की छवि धूमिल करने के लिए अनर्गल सोशल मीडिया में एक नाम लिया था, तो इसमें जो है कार्रवाई जो है लीगल कार्रवाई जो बनती है वो तत्काल कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है और हम लोग इस पर कार्रवाई प्रारंभ। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखते रहे News 24/7। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।